नमस्कार दोस्तों। अयोध्या में आज करीब 3 घंटे तक चली ट्रस्ट की बैठक में राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का इस्तीफा तो स्वीकार हो गया, लेकिन ट्रस्ट की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई उसमें चंपत राय का महिमा मंडन किया गया। एक तरह से उन्हें त्यागी, तपस्वी और ना जाने क्या क्या कहा गया। यह कहा गया कि उनसे असावधानी हुई, भूल हुई, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है और बहुत कुछ उनके बारे में जो कोषाध्यक्ष हैं राम मंदिर ट्रस्ट के गोविंद देवगिरी, उनकी तरफ से कहा गया। कुछ फैसले किए गए जिसमें एक ये कि 3 सदस्यों की एक कमेटी बना दी गई, जो कमेटी ट्रस्ट के जो खाली पद हुए हैं उसके लिए उम्मीदवारों का चयन करेंगे और ट्रस्ट के पास भेजेंगे। नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन जो ट्रस्टी हैं जिन्होंने एफआईआर कराई थी देर से, उन्हें कार्यकारी महासचिव चुना गया और बहुत कुछ कहा गया ट्रस्ट की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें एक तरह से विपक्ष और उन तमाम लोगों को टारगेट किया गया जो चंदा चोरी पर लगातार हमलावर हैं, जिनके तेवर तीखे हैं। कहा गया कि एक तरह से हिंदुत्व के विरोध में माहौल खड़ा किया गया है और बहुत तरह से निशाना साधा गया। लेकिन सवाल यह उठता है कि चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार हो गया, अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार हो गया, इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं था। लेकिन क्या यह काफी है? क्या इससे यह मान लें कि चंदा चोरी का गिरोह या चंदा चोरों, चढ़ावा चोरों का गिरोह जिस तरह से काम कर रहा था लंबे अरसे तक, उस गिरोह के सरगना तक पुलिस के हाथ, कानून के हाथ पहुंचेंगे? कहीं आने वाले समय में लीपापोती तो नहीं होगी? और ट्रस्ट में जिस तरह से फिर 2-3 नए लोगों का की नियुक्ति हो जाएगी, क्या उससे ट्रस्ट का भरोसा कायम होगा? जैसा कि गोविंद देवगिरी ने कहा कि लज्जाजनक है हम सब के लिए, लेकिन हम भरोसा कायम करेंगे। इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं शीतल पी सिंह, सत्य हिंदी के फाउंडर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और अभी 4-5 दिन पहले अयोध्या भी गए थे, होकर आए, वहां की वस्तु स्थिति को जानते हैं। पहला सवाल सीधा शीतल पी सिंह, प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद आपने सुनी होगी जो गोविंद देवगिरी ने की, कुछ शब्द कृष्ण मोहन ने भी किए और एजेंसीज के रिपोर्टर को, स्ट्रिंगर को बुलाया गया था, पीटीआई, एएनआई और एक और जो है भूल गया नाम, और उसके बाद लगता है कि माइक लगा दिया गया और मोनोलॉग की तरह उन्होंने अपनी बातें की और उसके बाद एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी कहे 1-2 सवाल से बाद में खत्म। तो क्या संतुष्ट थे आप एक पत्रकार के तौर पर? जिस तरह से आपने देखा, हमने देखा, लगता है कि ये काफी है, ट्रस्ट को सिर्फ इतना ही करना चाहिए था ट्रस्ट के प्रति, ट्रस्ट की बहाली के लिए? उसके लिए अगर हम शुरू से इस बात को देखेंगे तो हमारी बात समझ में आएगी कि क्या जैसा वो आज कह रहे हैं ये उनकी भावना 4 और 5 जून को थी। 4 जून को ट्रस्ट में ये जानकारी आ गई थी, जैसा तथ्य आए हैं सामने उनके अनुसार, कि यहाँ चोरी हो रही है और वीडियोस देखे गए, जब जो सीसीटीवी के हैं, फुटेज देखी गई तो उसमें पाया गया कि बहुत सारे जो कर्मचारी हैं जिनके खिलाफ बाद में शिकायत हुई, वो कैसे चढ़ावे का रुपया जेबों में, मोजों में इधर उधर रख रहे हैं और लेके जा रहे हैं। 5 तारीख को इस पर एक कार्रवाई की गई ट्रस्ट की ओर से, पुलिस को नहीं बताया गया। पुलिस थी, हालांकि जरूरत पड़ने पर पुलिस उनके साथ गई, लेकिन पुलिस में शिकायत नहीं की गई। जाके उन कर्मचारियों के घर से करीब 80 लाख रुपए की बरामदगी की गई। उसको 80 लाख रुपए, कुछ डॉलर, कुछ और अन्य चीजें, ये जो हम 26 तारीख की फर्द में है वही सब चीजें, वो लाके मंदिर के एक लॉकर में रखी गई और इन लोगों को मंदिर ले आया गया। अभी भी पुलिस को कुछ नहीं बताया गया। 5 तारीख की शाम से 6 तारीख, चूंकि वहां 1000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, जो कर्मचारी काम करते हैं उसमें से अधिकांश लोकल हैं। जो लोकल हैं उनके लोकल संपर्क भी हैं, अंदर की बात बाहर फोन पर होती रहती है। तो ये बात पब्लिक में, अयोध्या में फैल चुकी थी। अब चूंकि मैं वहां 2 बार अभी कल भी होके आया हूं, कल मैंने बल्कि उनको इंटरव्यू किया जिन्होंने पहली बार इस खबर को फेसबुक पर लिखा था। है पत्रकार, इस समय कहीं नौकरी में नहीं है, तो फेसबुक पर उन्होंने लिखा था सबसे पहले 7 तारीख को 11 बजे। लेकिन उन्होंने खुद बताया कि 5 तारीख की शाम से 6 तारीख को तो पूरा दिन अयोध्या में सबसे बड़ा बज़ यही था। सारे पत्रकारों के बीच और समाज सेवियों वगैरह के बीच सबको ये सूचना हो गई थी कि राम मंदिर में चढ़ावे की भारी चोरी हुई है, पकड़े गए हैं लोग, कुछ पैसा बरामद हुआ है, कुछ हो रहा है, लेकिन उसको दबाया जा रहा है। यहां तक खबर आ गई कि चंपत राय
और गोविंद राव या जो है एक दूसरे सज्जन गोपाल राव इन लोगों में बड़ी तल्ख बातचीत हुई है और चंपत राव ने अपने कमरे में जाके कमरा बंद कर लिया है। ये तक खबरें बाहर आ रही थी। अब मीडिया की समस्या यह है कि जो वहां स्थानीय मीडिया था, जो विभिन्न चैनलों को, अखबारों को, सबको रिपोर्ट करता है, सबके लोग हैं वहां, वो डर रहे थे। राम मंदिर का मामला था, प्रदेश में योगी जी का शासन है, देश में मोदी जी का शासन है। योगी जी बुलडोजर और एनकाउंटर वगैरह के लिए जाने जाते हैं, मुकदमे कर देते हैं। कई पत्रकार लोगों पे मुकदमे हैं, जो लोग सुप्रीम कोर्ट तक से राहत पाके उनके खिलाफ या उनके मामलों में खबरें लिखने की हिम्मत जुटा पाते हैं। तो पूरे शहर में बस थी, सब कोई ढूंढ रहे थे मंगल पांडे कौन बनेगा, आपस में बातें हो रही थी। उन्हीं सब लोगों ने इंदु भूषण पांडे नाम के एक सीनियर जर्नलिस्ट है, जो वकील भी रहे हैं, आखिर में उन पर सबने घड़ा फोड़ा। कहा पांडे जी आप इसको आगे बढ़ाइए, आप इसको एक्सपोज कीजिए, नहीं तो ये तो बात दब जाएगी। इंदु भूषण पांडे जी ने भी अपने लेवल पे बहुत पड़ताल की। उनके एक दोस्त हैं ओम प्रकाश सिंह, कई कार्यक्रमों में हम लोगों के यहाँ भी आते जाते हैं, पत्रकार हैं। इन दोनों लोगों ने अपने स्रोतों से पहले इस खबर की अपने लिए पुष्टि करने की कोशिश की। सबके उन लोगों के भी संपर्क थे, जहां उन्होंने फोन किया सबने कंफर्म किया कि हाँ ऐसा हुआ है। तब उन्होंने इसके बाद भी सोचा विचारा, और सोचते विचारते 7 तारीख को 11 बजे उन्होंने पहली पोस्ट लिखी कि राम मंदिर में चोरी हुई है, चोरी से माल बरामद हुआ है, चढ़ावे की चोरी है, लेकिन राम मंदिर का प्रशासन इसको दबाने की कोशिश कर रहा है। इस खबर को देखकर अभिषेक उपाध्याय नाम के एक पत्रकार, जो उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा उनके खिलाफ किए गए मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट से रेमेडी उनको मिली है, अरेस्ट से बचे हैं, लेकिन वो प्रदेश के मामलों में लिखते रहे हैं, उन्होंने बात की, उनकी और इन लोगों की बात हुई, ये ओम प्रकाश और इंदु भूषण पांडे से। और उसके बाद उन्होंने उस पे ट्विटर और फेसबुक पे एक पोस्ट लिखी, डायरेक्ट नहीं, उसमें लिखा कि मुझे स्वप्न आया है कि राम मंदिर में चोरी हो गई है। और बड़ी लंबी पोस्ट, भावुक पोस्ट, लिखना जानते को अच्छा लिखते हैं, भावुक ढंग से उन्होंने लिखा। ये खबर जो अभिषेक उपाध्याय इस समय उत्तर प्रदेश में विपक्ष में सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे हैं, क्योंकि वो लगातार सरकार की आलोचना की पोस्ट लिखते हैं, बहुत सारी खबरें लिखते हैं जो और दूसरा कोई लिखने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी से अभयदान मिला हुआ है। तो उन्होंने जब ये लिखा तो ये खबर आम उसमें समाजवादी पार्टी के दफ्तर में भी, अखिलेश यादव के यहाँ भी इसने खलबली मचाई। उन्होंने उनकी पार्टी के एक नेता है पवन पांडे, जो अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं, उनको फोन किया कि ये अभिषेक ने जो लिखा है इस पे तुमको कुछ नहीं पता, वहां से खबर आ रही है ऐसी ऐसी। तो पवन पांडे ने भी अपना तलाश किया, इन्हीं इंदु भूषण पांडे को फोन किया और फिर कंफर्म किया कि ये खबर सही है, ये पहले से अयोध्या में तो लिख दी गई है, फेसबुक पे ये लिखा, उन्होंने वो सब भेजा। उसके बाद अखिलेश ने ट्वीट कर दिया, और वो ट्वीट करते ही ये खबर, चूंकि अखिलेश का ट्वीट था, अखिलेश यादव 37 लोकसभा सांसदों के नेता हैं लोकसभा में, और राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बड़े उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के उनकी पार्टी लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो वो बड़ा स्वर था, तो वो राष्ट्रीय स्तर पर वो खबर चली गई। और फिर ये मुश्किल हो गया कि इसको कैसे, फिर भी कोशिश हुई, अभी भी शिकायत नहीं की गई राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से और किसी की ओर से। 13-14 को जब ये मीडिया में और सोशल मीडिया में इस पे बहुत दबाव बना, तो 13-14 में जाके उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एक एसआईटी गठन का ऐलान हो गया। अभी भी एफआईआर नहीं हुई, एसआईटी गठन, बिना एफआईआर के कॉग्निजेबल ऑफेंस में कभी एसआईटी नहीं गठित हो सकती, कानूनी स्थिति ये साफ है। तो वो एक्चुअली एसईटी थी, एक इंक्वायरी टीम थी, लेकिन उसको एसआईटी कहा गया, और इंक्वायरी टीम ने इंक्वायरी शुरू कर दी। तो ये भी चलता रहा, खबरें आती रही, ये हुआ वो हुआ, ये मिला वो मिला, दुनिया भर की सही और गलत खबरें चलती रही। फिर जाके कहीं 24-25 में जब वो एसईटी की रिपोर्ट एक जो उसके पदेन सदस्य हैं ट्रस्ट के और उत्तर प्रदेश के गृह सचिव भी हैं, उनके सामने पेश हुई, उस शाम को जाके एफआईआर ट्रस्ट की ओर से कराई गई उन कर्मचारियों के खिलाफ, जिसका पता ट्रस्ट को 4 तारीख से था। 20 दिन बाद, 21 दिन बाद वो एफआईआर हुई शाम को। वो सब मंदिर में ही रखे गए थे, मंदिर में ही थे, और उसके बाद पुलिस उनको ले गई, और पुलिस ने अगले दिन कोई रिमांड नहीं लिया, सीधे उनको जेल भेज दिया। कमाल की जांच हो रही थी। तो पूरी कोशिश तो हुई कि इस मामले को पब्लिक न होने पाए,
चूंकि इस मामले के आते ही फिर वो तमाम पेंडोरा बॉक्स से चीजें खुल गई जो इसके पहले मंदिर के प्रशासन पर शिकायतें थी, जो बहुत बड़ी हैं। ये बहुत छोटी चीज है, मैं फिर कहूंगा ये कुछ लाख या कुछ करोड़ की चोरी होगी। जब भी इसका चार्जशीट आएगी तो हम लोग देखेंगे, अभी हर चीज हवा में है। लेकिन जो बड़े कांड थे जिनमें जमीनों की खरीद फरोख्त में सैकड़ों करोड़ के घोटाले के मामले थे जो 2021 से उठ रहे थे, वो सब फिर सतह पे आ गए, उनकी चर्चा होने लगी। चढ़ावे में आए हुए स्वर्णाभूषणों वगैरह की बात होने लगी, उसमें तमाम घपले आए। जो कंस्ट्रक्शन हुआ उसकी सप्लाई में, मटेरियल सप्लाई में कमीशन की बातें बहुत सारी सामने आई। इन सब के ओरिजिनल गवाह सामने आए, बाहर कहने वाली बातें नहीं। वो लोग जो संघ के लोग हैं, जो संघ के लिए इस मंदिर में काम करते रहे, उन लोगों के स्टेटमेंट आने लगे और उन्होंने बताया कि 2021 से वो ये सब शिकायतें कर रहे हैं और चंपत राय जी की जानकारी में था और ये सब नहीं कुछ एक्शन हुआ, बल्कि हमें हटा दिया गया वहां से। एक इंजीनियर ने बताया कि कैसे वहां वो मिश्रा जी जो है दूसरे ट्रस्ट के सदस्य, वो कैसे कितना कमीशन कंस्ट्रक्शन में जो सप्लाईज है उनमें लेते हैं। प्रसाद की सप्लाई में आया डिटेल की कितना कमीशन कौन लेता है। जमीनों के घोटालों से संबंधित फाइलें लेकर संजय सिंह फिर से, जिन्होंने ये मामला सबसे जोर से एक समय से 2021 में उठाया था, वो मीडिया में और सब जगह फिर से उन्होंने इन सबको दोहराया, वो तथ्य फिर से रखे। यूथ कांग्रेस का एक अच्छा लीडर अभी डेवलप हो रहा है, शरद शुक्ला, उसने इन जमीन के घोटालों के और बड़ी रिसर्च कर रखी थी, उसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो बहुत सारी चीजें एक साथ बाहर आई। ऐसे में कोशिश की गई दिल्ली और लखनऊ और नागपुर से कि मामले को सीमित किया जाए चंदा चोरी तक, वो चढ़ावा चोरी तक और कर्मचारियों तक, और बड़े मामलों पर सबका मुंह आज तक बंद है। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई जिक्र नहीं है, न प्रेस नोट में जिक्र है, न कहीं कोई जवाब दिया गया। वो सब गायब करने की कोशिश हो रही है, उसको सोर्सेस के माध्यम से और इधर उधर से और झूठ बोल के इधर उधर करने की कोशिश की गई। जो मीडिया में जातिवादी मामला है और जो बीजेपी समर्थक है, उन लोगों ने पहले दिन से टिन्नू यादव पे कार्ड खेला। उसमें एक आदमी का नाम यादव है वो, लेकिन टिन्नू यादव जो है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का 1988 में ओटीसी शिक्षा प्राप्त कैडर है, वो आरएसएस का आदमी है और 92 से विश्व हिंदू परिषद में काम कर रहा है और मंदिर में काम कर रहा है। उस आदमी को यादव बता के इन लोगों ने इतना बदनाम किया, और अभी पिछले 3 दिनों से तो इतनी बदमाशी हो रही कि आज अखिलेश यादव ने निशिकांत दुबे को नोटिस दिया है कि 10 मिनट के भीतर अगर आपने पोस्ट नहीं हटाई, उसमें एक फर्जी पोस्ट 3 दिन से चल रही है, करोड़ों में जा चुकी है, उसको आईटी सेल ने फैलाया है, जिसमें आसाम के एक अकाउंट से जनरेट की गई कि 980 बार टिन्नू यादव अखिलेश यादव से बात करते रहे हैं टेलीफोन पर। झूठी, कहीं तथ्य नहीं है, कहीं सोर्सेस से, कहीं किसी ऑथेंटिक जगह से नहीं आई, कहीं किसी ऑथेंटिक जगह छपी नहीं, लेकिन करोड़ों में जा चुकी है ये खबर। और अब यहां आ गया कि बीजेपी के एक प्रवक्ता अजय आलोक ने इसको 2 दिन से बढ़ा दिया है, और आज निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर दिया तो अखिलेश यादव को संज्ञान लेना पड़ा और उन्होंने उनको नोटिस दिया है। और उनके जो अयोध्या के सज्जन हैं पवन पांडे, उन्होंने कहा मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा अगर ऐसी कोई सीडीआर की रिपोर्ट कहीं एग्जिस्टेंस में हो भी तो। ये झूठी बात है, वो आरएसएस का आदमी है, लेकिन यादव होने के नाते उसको जोड़ा जा रहा है। और ये भी बताता है कि इस कितना सड़ा हुआ जातिवाद इन लोगों के भीतर है कि संघ के आदमी को जो ओटीसी किया हुआ है 30-40 साल से इन्हीं के साथ है, अपने उसको भी कुर्बान कर दे रहे हैं बड़े लोगों को बचाने के लिए एक छोटे, जबकि उसके यहाँ बरामदगी ऑन रिकॉर्ड जो 26 को फर्द आई है उसमें कुल 1 लाख रुपए दिखाई गई है। अब वो 1 लाख रुपए शीतल जी इसमें यादव हो चाहे मिश्रा जी हो चाहे कोई जी हो, वो चोर थे, चोरी में पकड़े गए, और उसमें किसी का 1 लाख बरामद हो, चाहे वो लवकुश मिश्रा के यहाँ 16 लाख हो, चाहे अनुकल्प मिश्रा के यहाँ 20 लाख हो, किसी का 50 लाख का मकान हो, उसके आधार पर मेरे ख्याल से चोर का पैमाना, बड़ा चोर छोटा चोर, वो तय करना भी नाइंसाफी होगी। चोर चोर है, कोई किसी के यहाँ बरामद क्या हुआ नहीं हुआ वो अलग बात। नहीं अजीत जी, मेरा रिजर्वेशन है इसमें। 8 लोग चोरी के मामले में अभियुक्त बनाए गए। 8 में से अगर आप अकेले को, जो एक यादव है, उसी को सिर्फ टारगेट करेंगे और झूठी खबरें चलाएंगे, और आप इसको डिफेंड कर सकते हैं? कैसे डिफेंड कर सकते हैं? नहीं, हम तो खैर 8 का चला रहे हैं, जो चला रहा होगा वो जाने, उनका ठेका हमने भी नहीं लिया। हम तो 8 का चलाते हैं कि 8 चोर हैं, उसमें
टिन्नू यादव भी है, कोई लवकुश मिश्रा भी है, कोई अनुकल्प मिश्रा भी है, कोई और पाठक भी है, जो भी है, संतोष श्रीवास्तव भी है। हम तो आठों का नाम चलाते हैं। हो सकता है 8 लोग एक में चलना चाहिए। आप झूठी तयशुदा खबर ढंग से, आप सही कह रहे हैं, आप झूठी तयशुदा खबर ढंग नहीं से चलाते। किसी को आप अखिलेश यादव से जोड़ने की कोशिश हो रही होगी, उससे सहमत हाँ, है। लेकिन नहीं उससे सहमत हूं मैं, हो सकता है। लेकिन मैं जरा ट्रस्ट का जो आज जो बात ये हो रही थी ना कि ट्रस्ट पर ट्रस्ट नहीं है, इसलिए जी, ट्रस्ट कुछ ऐसा फैसला करेगा क्या जिससे जो हुँ, मिसट्रस्ट है उसकी बहाली हो। 3 पन्ने हुँ, की प्रेस रिलीज आपने भी पढ़ी लिया होगा। जी, जी, भाषण जी, सुना हमने गोविंद गिरी का भी, और उनके जो नए कार्यकारी महासचिव हैं कृष्ण मोहन, उनका भी। कृष्ण मोहन जी, जी आईएफएस रहे हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के, और उन्होंने भी एफआईआर दर्ज तब कराई जब एसआईटी की जांच पब्लिक हो गई, और उसमें उन्होंने चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम नहीं लिया, वही 8 लोगों के नाम है। हम लोग बार बार बोलते हैं प्यादे हैं। अगर ये लोग चोरी कर रहे थे तो ऐसा नहीं है चंपत राय धृतराष्ट्र बनकर उनके आंख पर पट्टी थी, उन्हें पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा है, जबकि बैंक की तरफ से अलर्ट गया, एसओपी की धज्जियां उड़ाई गई, जैसा कि आपने भी कहा, महिपाल और बाकी लोग चंपत राय को सूचना दे रहे थे। ये सिलसिला लंबा चल रहा था। कोई 50 लाख की जमीन ले रहा है, कोई 50 लाख में घर बना रहा है। तो अयोध्या छोटी सी जगह को ऐसा तो है ना कि 200 किलोमीटर के रेडियस में कि पता न चल रहा हो। आंख मूंदे बैठे रहे अगर चंपत राय, ये भी गुनाह है। लेकिन क्या यही गुनाह है क्या? जैसे आज जो कोषाध्यक्ष ने कहा कि चंपत राय की यह गलती थी कि उन्होंने करीबियों पर भरोसा किया। चंपत राय निष्कलंक है लेकिन असावधानी हुई, उनका गुना इतना है कि उन्होंने भरोसा कर लिया, ये चूक हो नहीं, 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 ये भरोसा वाली बात 2020 में एक ऑडिट कराया गया था कि कैसे इसका संचालन होगा, गई। मंदिर का संचालन कैसे होगा। उसमें कुछ कमियां जो थी उन पर इंगित किया गया था, भविष्य में सावधानियां क्या होगी ये दिया गया था। वो रिपोर्ट आपने ठंडे बस्ते में डाल दी, उसका अता पता नहीं, उसका आपने पालन नहीं किया। 21 में आपने अपने कर्मचारी महिपाल को, जो संघ के फोल्ड से आए हुए हैं, उनकी शिकायत पर आपने एक्शन नहीं किया, उन पर एक्शन कर लिया, वो गए चले गए। आपने वर्मा जी जो इंजीनियर थे उनकी शिकायत पर एक्शन नहीं किया। आप पर आरोप है कि जमीन खरीद में आपने, उन आरोपों के तो तथ्य अब मौजूद हैं, जमीन खरीद के मामलों में आपने मनमानी की। सार्वजनिक धन है, ये ट्रस्ट के रूप में आपके पास है, लेकिन आप उसे उड़ा नहीं सकते। किसको आपने उड़ाया? आपके बारे में कहा गया कि आपके पास कुछ खास किस्म के लोग बीजेपी और उसमें संघ से जुड़े हुए आते जाते थे। उन लोगों के कहने पर या उन लोगों के लिए आपने सैकड़ों करोड़ के फैसले लिए। मैं खुद देख के एक जमीन आया हूं, मंदिर से 6 किलोमीटर दूर है। अगर आपको 6 किलोमीटर दूर मंदिर के लिए जमीन लेनी हो तो आप पता करके लेंगे। वो जमीन आपने 100 करोड़ से ज्यादा की, 2 उसमें रजिस्ट्री है, दोनों एक बंसल परिवार से हैं, वो बीजेपी के लोग हैं। और मैं बिल्कुल, मेरे पास कम से कम 3 बयान हैं जिसमें उतनी साइज की जमीन 9-10 करोड़ 15 करोड़ की है, उसी के आसपास। वो जमीन उसी जगह पे लेने की क्या आवश्यकता थी? कोई तर्क नहीं है, क्योंकि इसके जो पक्ष में जो भी तर्क जहां जब जो दिए मैंने सब अध्ययन किए हैं, और उसमें ये अलग तरह की बातें हैं। तो उसमें तो उन लोगों को ये पता ही नहीं, चूंकि वो तर्क देने वाले दिल्ली में बैठे थे, कि मंदिर के सराउंडिंग में मंदिर से जुड़ी जमीनें खरीद रहे थे। ऐसा नहीं है, मंदिर से जुड़ी भी जमीनें खरीदी गई, मंदिर से बहुत दूर 6 किलोमीटर में बता रहा हूं, 6 किलोमीटर दूर एक जमीन खरीदी गई, गांव में 2 जमीनें, और वो काम आ रही है कार सेवकपुरम के। वहां कार सेवकपुरम से गोबर फेंका जाता है और वहां चारा लगाया हुआ, वहां से चारा कट के आता है, गायों के लिए जाता है। तो ये भी संबंध कि मंदिर की जायदाद का उपयोग आरएसएस के कार सेवकपुरम के लिए किया जा रहा है, आरएसएस के लिए किया जा रहा है मंदिर की जायदाद का, और जायदाद मनमाने रकम में आप खरीद रहे हैं। इन बड़ी बातों पर तो बात ही मिट्टी डालने की सही कोशिश बात, हुई है। सही बात। और 21 में जिस तरह से 10 मिनट के अंदर 2 करोड़ की जमीन साढ़े 18 करोड़ में खरीद ली गई, तो वो उसके अलावा और 4-6 जमीन, संजय सिंह तो एसआईटी में जाकर सारे दस्तावेज दे आए, और उस समय 5 साल पहले भी हम लोगों ने बात की, लेकिन उस पर जी, तो पूरी तरह से पर्दा डाले रहे। आज भी वो कोई मुद्दा ही नहीं है। सही आपने कहा, 3 पन्ने की प्रेस रिलीज और एक प्रेस और बड़ा कॉन्फ्रेंस हो। मुद्दा है, हाँ। एक और बड़ा मुद्दा है, जो स्वर्णाभूषण वगैरह चढ़ाए गए, आप इस इंफॉर्मेशन को दूसरे मंदिर क्या करते हैं? सारे मंदिरों का, जो बड़े इस तरह के मंदिर हैं बड़े, चाहे वो आंध्रा वाला हो, केरल के हो, इन सब की सारी जानकारियां सार्वजनिक है। आपने आरटीआई कानून से अपने को अलग करवा लिया, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है। इसके लिए तो प्रधानमंत्री कार्यालय वगैरह दोषी है। उन्होंने बड़ी चालाकी से
नृपेंद्र मिश्रा जी से 20 तारीख तक 2-3 इंटरव्यू करा के अपने को विड्रा करा लिया, वो पर्दे से पीछे हो गए, गायब हो गए। ये किसने बनाई है ट्रस्ट? ये पीएमओ ने बनाई है ट्रस्ट। इस ट्रस्ट में ये लोग आरएसएस के ही लोग सारे क्यों हैं? इसमें कोई पिछड़ी जाति का नहीं है, कोई राजपूत जाति का नहीं है। ये इस तरह का ट्रस्ट कैसे बना है? इन लोगों का चयन आपने किया है, आप जिम्मेदारी से बच कैसे सकते हैं? लेकिन एक बयान दिलवा दिया गया कि साहब डकैती पड़ी है वहां तो, और उसके बाद उनको विड्रा कर लिया गया और प्रधानमंत्री की पूरी जिम्मेदारी गायब हो गई। इसमें जिम्मेदारियां तय होंगी, ये सिस्टम ठीक से रहेगा कि नहीं, ये सब किन्हीं चीजों का जवाब ही नहीं है। ये कि विश्वास कर लिया, अरे भाई सिस्टम बनाइए, विश्वास की जरूरत क्यों है? सब चीज पारदर्शी रखिए, सब चीज आरटीआई के दायरे में लाइए। ये पब्लिक फंड है भाई। 67 एकड़ जमीन पब्लिक की थी, सरकार ने अधिग्रहित की थी, किसानों को पैसा सरकार ने टैक्स पेयर के पैसे से दिया है, जो इस मंदिर के लिए दिया गया। दूसरे मंदिर की जमीनें रामलला की जगह ट्रस्ट के नाम खरीदी गई या चंपत राय जी को आगे करके खरीदी गई। ये सब सवाल है, इनके उत्तर चाहिए भाई, इनके उत्तर तो है ही नहीं। तो अब कहा जा रहा है शीतल जी कि 22 तारीख को दूसरी बैठक होगी ट्रस्ट की, और 22 तारीख तक एसआईटी की रिपोर्ट भी आ जाएगी, तब जो जरूरी लगेगा ट्रस्ट करेगा। इस बीच 3 सदस्यों की कमेटी बना दी गई है, जिसमें पूर्व जस्टिस हैं प्रदीप कोहली, एक लेफ्टिनेंट जनरल हैं विष्णुकांत चतुर्वेदी, एक शख्स और हैं जो ट्रस्ट में पद खाली हुए उसमें रिक्तियों के लिए, नियुक्तियों के लिए नाम सजेस्ट करेंगे, ट्रस्ट तय करेगा। तो एक तरह से देखें तो ट्रस्ट के गठन में और ट्रस्ट के रवैये में कोई बदलाव नहीं है। और जब आप बार बार चंपत राय को एक तरह से क्लीन चिट साफ साफ दे रहे हो, त्यागी तपस्वी कहते हुए, तो मतलब आप इस चोरी को संगठित गिरोह जिस तरह से काम कर रहा था, इसको बहुत छोटी सी घटना मान रहे हैं। भाई बैंक अगर कहता रहा कि एसओपी की धज्जियां उड़ाई गई, जो बहालियां हुई 125 लोगों की बहालियां कैंपस में अनिल मिश्रा के रिश्तेदारों की हो गई, जो बनारस की सैनिक सिक्योरिटी एजेंसीज थी उसके डायरेक्टर ने कहा कि लिस्ट यहां से जाती थी और आउटसोर्सिंग के स्टाफ वहां से बहाल होते थे, नियुक्ति पत्र वहां से और बैंक के थ्रू वहां काउंटिंग रूम में थे। तो कोई भी देख के समझ जाएगा कि बहुत संगठित ढंग से हो रहा था, लेकिन फिर सरगना और सरप्रस्त जो है उस तक तो हाथ पहुंचेंगे नहीं, लगता नहीं है ऐसा कुछ। नहीं, और ये भी कि ये साफ है कि इसमें आरएसएस की रुचि के लोगों को, आरएसएस के लोगों को इसमें प्रमुखता दी गई। उन लोगों ने ये पहला मंदिर इस देश में इस स्तर का चला के दिखाया और 6 साल में ये नतीजा हमारे सामने आया। तो ये बताता है कि उनके काम करने के जो तरीके, जिन पर वो शिकायतें उनके बारे में 100 साल से होती रही हैं, लगभग वैसा ही उन्होंने कर दिखाया। अब इसमें वो गलत है कि सही है, वो जांच का विषय है, जांच हो रही है, होने दीजिए, ठीक है, लेकिन पारदर्शिता तो लाइए, अकाउंटेबिलिटी तो लाइए, नियम कायदा तो बनाइए। ये तो आपने आज भी नहीं बनाया और कल भी आप बनाने के लिए कोई संभावना नहीं छोड़ रहे हैं। आरटीआई में में ये क्यों नहीं होना चाहिए? ऐसे जो भी सवाल है वो सब अनुत्तरित हैं और सारे सवालों को ठेल के कुछ कर्मचारियों की छोटी चोरी पे डाला जा रहा है। मैं इस चोरी को डे वन से बहुत प्रमुखता नहीं दे रहा हूं, सिवाय इसके कि इसकी वजह से, क्योंकि ये थोड़ा सा सेंसिटिव मामला था, इसकी वजह से बड़े बड़े मामलों पे बात करने के लिए मंच को स्वीकार्यता मिल गई। लेकिन बड़े मुद्दे अब वहीं के वहीं हैं, उनमें कोई फर्क नहीं आया है। संचालन कैसे होगा, ठीक से होगा नहीं होगा, मंदिर की संपत्ति का उपभोग आरएसएस कैसे करेगा, इन सब चीजों के उत्तर चाहिए ना। इनके कहां उत्तर है? प्लस पब्लिक डोमेन में सारी जानकारी होनी चाहिए ना, जिससे लगे कि आपने जो गोरख धंधा किया, जमीनों की खरीद 9 गुनी कीमत पर जमीनों की खरीद करके किसी को ऑब्लाइज किया, जिसकी जमीन खरीदी गई, कोई रवि सम तिवारी, उसके आलिशान बंगले दिखाए जा रहे हैं चैनलों पर। तो ये सब हुआ, लाभार्थी कई लोग क्यों हुए, क्या हुए, वो पैसा कहां किसको उसमें ट्रांसफर हुआ, क्या हुआ। अब जैसे इसी में है कि निधि समर्पण अभियान और कॉर्पस दान के माध्यम से प्राप्त कुल राशि 3264 करोड़ में से 2370 करोड़ निर्माण और पूंजीगत व्यवसाय में उपयोग हुई। प्रारंभ से लेकर 31 मार्च 26 तक कुल चढ़ावा 592 करोड़ मिला, जिसमें 311 करोड़ की राशि संचालन में व्यय की गई। तो बहुत बड़ी रकम खर्च हो गई मान लीजिए। और उसमें अगर कोई इंजीनियर बोलता है कि 40% कमीशन अनिल मिश्रा ले रहे थे या इस तरह से जमीनें खरीदी गई, तो पता नहीं इसमें कितनी हेराफेरी हो गई, जिस पर वाकई इस पर कोई बात नहीं। बात तो वही हो रही है कि भाई 6 लाख रोज चुराया कि 12 लाख रोज चुराया। पत्थर का जो सप्लायर है वो बता रहा है कि 5 गुने महंगे बिल बनवाए गए उससे,
जिसने पत्थर सप्लाई किया है, ऑन रिकॉर्ड वो बता रहा है कि उससे जो बिल बनवाए गए, 1 रुपए की चीज का 5 रुपए का बिल बनवाया गया। ये सब कौन करता है? ये सब कोई धर्मादा ट्रस्ट करता है, और करता है उसके बाद उसकी स्क्रूटनी नहीं होगी, उससे सवाल नहीं पूछा जाएगा, उससे सवाल पूछने का हर रास्ता आप बंद कर देंगे। जैसे इस देश में बहुत सारी संस्थाओं का हो गया है कि आप उनसे कुछ पूछ ही नहीं सकते ना, वो बताने के लिए बात देना, आप कोर्ट भी चले जाइए तो कोई सुनने वाला नहीं है। वैसे ही इसको बना लिया गया है। यही आपका मॉडल है, यही इस देश को आप देना चाहते हैं। ये सवाल इससे बड़ा हो गया कि अब आप आखिर में ये बयान की विश्वास कर लिया, क्या गारंटी फिर अगला वाला विश्वास नहीं कर लेगा? अरे ये गारंटी देनी होगी भाई, इसको ठीक करना होगा। और अगर आपको ये भी करना नहीं आता तो अक्षमता तो मानेंगे आप कि आप अक्षम है। अक्षम है तो भाई रास्ता दीजिए, दूसरे सक्षम लोगों को आने दीजिए। अरसे से क्यों लेकिन चलाएगा? शीतल जी, आखिरी सवाल, कोई गुंजाइश लगती है कि जितनी आशंकाएं, जो शक शुबा है, वो दूर होगा? हमें तो नहीं लगती। लगता है कि फिर ऐसे ही संघ और वीएचपी से जुड़े 2-3 लोग जो रिक्तियां हुई है उस पर भर्ती हो जाएंगे, वो आ जाएंगे। एक अयोध्या के जो राजा थे, उनका पद खाली है, 2 ये इस्तीफे हुए, एक आध और जो खाली होगा उस पर लोग आ जाएंगे, उसके बाद फिर वैसे ही काम चलता रहेगा। ये तो इतना सही है, 5 साल बाद बवाल इतना हुआ, चंदा चोरी के सबूत मिले, गिरफ्तारी हो गई, इसलिए बात भी कर रहे हैं। वरना 21 में, 22 में, 23 में जमीन खरीद के सारे कागज, दस्तावेज, सबूत सामने आते रहे, किसी ने तो उसको नोटिस भी नहीं लिया, इस लायक भी नहीं माना सत्ता और सरकार में बैठे लोगों ने कि इस पर कोई कॉग्निजेंस भी ले। किसने इस पे तो कोई कॉग्निजेंस आज भी नहीं ले रहा है। वो मामले जो सचमुच में बड़े हैं, उनपे तो कोई कॉग्निजेंस आज तक, इतने दिन के बाद, 1 महीना हो रहा है, उससे ज्यादा हो रहा है, 4 तारीख से बात है, आज 6 तारीख हो गई, आज तक कॉग्निजेंस उस पर किसने लिया कि जमीनों के मामले में ये ट्रांसपेरेंसी है, ये है, आप इसकी जांच कर लीजिए? कहां है? या कोई एजेंसी जांच कर रही है, या कोई शिकायत एक्सेप्ट की गई है? कहीं कुछ नहीं है। तो जो बड़े मामले हैं वो तो सब दाखिल दफ्तर हो गए, कुछ कर्मचारियों की चोरी के मामले पर केंद्रित करके उसी पे कहानियां चलवा के, और एक मुझे तो इसलिए शंका बड़ी हो गई है कि जो मैंने फॉरेंसिक स्टडी की है मैंने इसकी, कि पिछले 3 दिनों में कैसे ये जानबूझ के एक प्लान करके प्रचार किया गया, और इसमें सैकड़ों अकाउंट लगे जो लगातार बीजेपी और आरएसएस के लिए ढोल बजाते हैं, आपको, हमको, सबको टारगेट करते हैं। एक योजनाबद्ध तरीके से किया गया है कि कोई भी उसके फॉरेंसिक स्टडी कर सकता है। तो जब फॉरेंसिक स्टडी का रिजल्ट ये है कि आपकी नीयत में पता नहीं क्या है, आप कह कुछ रहे, कर कुछ रहे, आप झूठी खबर चला रहे हैं कि साहब एक सीडीआर रिपोर्ट आई है जिसमें 980 कॉल्स बिटवीन टुन्नू यादव और अखिलेश यादव में। ये तो सामान्य बात नहीं है। अगर जो अपराध करता है और अगर वो उसे रिपेंट कर रहा है कि उससे गलती हो गई, मानवीय गलती है, तो ये षड्यंत्र करता है, वो झूठी खबरों का रेवड़ चलाता है, लाखों कार्यकर्ताओं को लगा के व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में झूठ फैला के। वो ये नहीं करता, ये तो षड्यंत्रकारी लोग करते हैं, जिन्हें किसी बड़ी चीज को छुपाना होता है और बात को डाइवर्ट करना होता है। इसलिए मुझे तो कोई विश्वास नहीं इस पर होता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शीतल जी। देखते हैं अब 22 तारीख को एसआईटी की रिपोर्ट क्या आती है और 22 तारीख को ट्रस्ट की बैठक में क्या होती है। फिलहाल ट्रस्ट का जो रवैया और प्रेस कॉन्फ्रेंस है उससे ये कह सकते हैं कि ट्रस्ट पर ट्रस्ट कायम होगा, उसी तरह से जैसे राम भक्तों का होना चाहिए, इसकी गुंजाइश बहुत कम है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, बातचीत में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, शुभ रात्रि।